हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 4। सरगम ने अपनी फोर्थ विश बताई। मुझे आपको सबके सामने किस करना है जहां पर बहुत सारे लोग हो। ये सुनकर अर्नव की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, आर यू सीरियस? सबके सामने? सरगम इस पर बोली, हाँ, मुझे सबके सामने हमारी फोर्थ किस चाहिए और अभी उसमें टाइम है। पहले, सेकंड और थर्ड को तो पूरा करो। अंडर वाटर और स्काई वाली। अर्नव किस पर बोला, राइट। वैसे मुझे टेंशन लेनी नहीं चाहिए फोर्थ किस के बारे में, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम दोनों हमारी सेकंड किस के बाद जिंदा रहेंगे। अगले जन्म में तुम्हारी थर्ड और फोर्थ किस को पूरा कर देंगे, ठीक है। सरगम का इस पर मुंह लटक गया और वह बोली, गलत बात। कोशिश तो करो। बिना कोशिश करे ही हार मान गए। ऐसे अच्छे इंसान नहीं बनोगे। ऐसे तो लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल मिलेगा और कुछ नहीं। अर्नव की आंखें छोटी हो गई और वो बोला, मतलब हमारी किस बताएगी कि लाइफ में स्ट्रगल होगा? सरगम इस पर कुछ नहीं बोली तो अर्नव ने अपनी कदम आगे बढ़ते हुए कहा, चलो, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया है, घर भी जाना है। सरगम इस पर बोली, बस आप मुझे वो रेप के बारे में और किस करवाने के लिए लाए थे और कुछ नहीं करना आपको। अर्नव इस पर एकदम से रुक गया और चलती हुई सरगम उससे टकरा गई और अपनी नाक को रगड़ने लगी और एड्रेस पलटा और एक्सप्रेशन लेस होते हुए बोला, तो तुम्हें और क्या करवाना है मुझसे, बोलो। सरगम इस पर थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो हम आज के लिए हस्बैंड एंड वाइफ बने हैं ना। तो अर्नव ने अभी भी एक्सप्रेशन ले टोन में कहा तो सरगम बोली, तो क्या हम आज पूरा टाइम हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बिहेव कर सकते हैं? अर्नव इस पर सरगम की बात को समझने की कोशिश करते हुए बोला, वही तो कर रहे हैं। तुमने जो मुझसे कहा मैंने वो सब कर दिया। एक वाइफ अपने हस्बैंड से अगर कोई डिमांड मांगती है तो वह हस्बैंड पूरी करता है, वो मैंने कर दिया। सरगम इस पर बोली, अरे नहीं। उसके बाद सरगम उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, वो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मैं 5 ईयर्स की थी ना तो मैंने कुछ देखा था। और उसी के साथ सरगम अपनी उंगलियों को अर्नव की हथेलियां पर चलने लगी, जिस पर अर्नव को गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। और वो बोला, क्या देखा था और ये तुम्हारी उंगलियां इस तरीके से क्यों हरकत कर रही है? सरगम ने कहा, वो मैंने मम्मी और पापा को देखा था। अर्नव इस पर बोला, वो तो तुम जब से पैदा हुई हो तब से देख रही हो, इसमें नया क्या है? सरगम इस पर बोली, मैंने मम्मी और पापा को एक दूसरे को किस करते हुए देखा था। अर्नव इस पर बोला, तो हो तो गई हमारी की अभी थोड़ी देर पहले की तो। सरगम में अपना करना मिला दिया और बोली, नहीं नहीं, लिप्स पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर। अर्नव की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, आर यू सीरियस? तुमने अपनी मम्मी और पापा को लव मेक करते हुए देखा? इतनी शैतान बच्ची थी तुम कि उनके प्राइवेट टाइम पर भी घुस गई। प्लीज हमारे टाइम पर ऐसा मत करना कि हमारा बच्चा भी हमारे प्राइवेट टाइम को देखे। सरगम इस पर बोली, अरे नहीं, वो मेरा खिलौना टूट गया था तो मैं रोते रोते उनके पास गई थी और मैंने तब देखा था और उनके मूवमेंट को मैंने स्पॉइल कर दिया था। कि तभी सरगम को अर्नव की पूरी बात याद आई और बोली, हाय, आपको हमारे बच्चे चाहिए। और उसके बाद सरगम ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। अर्नव पलटा और आगे की तरफ जाते हुए बोला, फ्यूचर में अभी इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। और सरगम उसके साथ चलने लगी। वो दोनों कर में आकर बैठ गई और सरगम हरनाक से बोली, वैसे मैंने ना बहुत पहले ही ना हम दोनों के ना बच्चों के नाम सोच लिए थे। एक का नाम होगा धुन, एक का नाम होगा रिदम, एक का नाम होगा ध्वनि, एक का नाम होगा मुरली, एक नाम होगा गायत्री, एक का नाम होगा मधुर, एक का नाम होगा गीत, एक का नाम होगा नगमा, एक का नाम होगा स्वर। और उसके बाद सरगम खामोश हो गई और अर्नव को देखते हुए बोले तो अर्नव ने उसे देखकर कहा, तुम्हें बच्चे चाहिए या बच्चे की फौज? और यह कैसे नाम है? तुम्हें बच्चे चाहिए या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इस सारे के सारे नाम म्यूजिक से रिलेटेड है। सरगम पर बोली, तो मेरा नाम भी तो सरगम है ना। सरगम म्यूजिक से रिलेटेड तो होता है। अर्नवीस पर कर को आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो सब कुछ तुम्हारा? अरे मेरे मतलब से भी तो कोई नाम होना चाहिए ना बच्चों का। तुमने इतने सारे बच्चों के नाम ले लिया, लेकिन म्यूजिक से रिलेटेड और यह सारी की सारी लड़कियां, एक भी लड़के का नाम नहीं है इसके अंदर। मेरा बिजनेस क्या लड़कियां बढ़ाएंगी? वो सारी की सारी तो अपनी माँ के नक्शा कदमों पर चलेगी। म्यूजिक बिजनेस कौन संभालेगा फिर? सरगम इस पर बोली, अरे तो मैंने तो सिर्फ लड़कियों का सोचा, लड़कों का आप सोचो। देखो, मैंने शायद 8 या 9 लड़कियों के नाम लिया। आप भी 8 और 9 लड़कों के नाम ले लो। अर्नव इस पर बिना सरगम को देख बोला,
मतलब तुम 20 बच्चों को जन्म दूंगी तो क्या हम बुढ़े होने तक बस बच्चे पैदा करेंगे और काम नहीं करना हमें? सरगम इस पर बोली, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। बच्चे पैदा करने का काम तो रात को होगा, दिन में बाकी का काम करेंगे। और अर्नव उसकी सुनते ही बिल्कुल बौखला गया और उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ा ज्यादा लग गया और गाड़ी हल्की सी हिल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अर्नव ने कर को कंट्रोल में लिया और वह धीरे से बोला, तुम्हें किसने बताया कि बच्चे लाने का काम रात को होता है? अर्नव इसका आंसर सच में ज्यादा था और सरगम ने आंसर दे भी दिया। फोन में देखा, वह मैंने एक वीडियो देखा था, लेकिन वह मैंने वीडियो पूरा देख नहीं पाई और आज तक मैं उस वीडियो को पूरा नहीं देख पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि वो वीडियो उड़ कहाँ गई मेरे फोन से। अर्नव इस पर तुरंत सरगम को देखते हुए बोला, तुम P0RN तो नहीं देख रही थी? सरगम को P0RN का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो बोली, यह क्या होता है? अर्नव इस पर गुस्से से बोला, अपना फोन दो मुझे। सरगम को अर्नव का अचानक गुस्सा होना समझ नहीं आया और वो थोड़ा डरते हुए बोले, घर पर है। अर्नव गुस्से से बोला, कल मुझे अपना फोन लाकर दोगे तुम? स्कूल में समझी और ध्यान से याद करके बताओ क्या देख रही थी? सरगम याद करने लगी और उसने कहा, शायद को इंग्लिश मूवी थी। ये सुनते ही थोड़ा सा रिलैक्स करना हुआ, लेकिन उसे अभी भी सरगम पर डाउट था कि वह कहीं सच में P0RN तो नहीं देख रही थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि सरगम को रेप क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसी बारे में नहीं पता तो उसे P0RN के बारे में क्या ही पता होगा, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। रात का वक्त, डिनर के कुछ समय पहले ही अर्नव सरगम को लेकर आ गया था और सरगम ने आते ही खाना खाया और फिर वह अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन से उसका स्कूल था और उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि नेक्स्ट वीक से ही उसके एग्जाम्स होने थे। तभी उसे याद आया कि उसे विशेष को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना है, उसे उसके लिए रोमांटिक लिरिक्स लिखनी थी। वो जल्दी से उठी, एक पेपर उठाया और पेन उठाया और उस पेपर पर लिरिक्स लिखना शुरू किया। उसने लिरिक्स लिख लिया और उसने उसका टाइटल पढ़ा, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। लिखकर सरगम ने उसे अपने बैग में डाला और अगले दिन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसने अपना बैग लगा लिया और उसके बाद जाकर और सो गई। आज सरगम इतना थक गई थी कि वह अर्नव को देखने के लिए बालकनी में भी नहीं आई थी और अर्नव आज टाइम से ही बालकनी में आ गया था, लेकिन सरगम नहीं आई थी। उसे लगा कि वह थक गई होगी, इसीलिए सो गई होगी, इसलिए वह भी अपने कमरे में आ गया और लेट गया। अगले दिन स्कूल में सरगम की बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई थी, इसलिए उसके ऊपर होमवर्क का बॉर्डर बढ़ गया था और साथ में निमृत के ऊपर भी बढ़ गया था। लेकिन निमृत को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पढ़ाई में सरगम थोड़ी दम थी, लेकिन नीमच नहीं थी। वो अपना होमवर्क 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकती थी, उसे पता था। लेकिन सरगम को डर था कि वह अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट करेगी और अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगी, और नेक्स्ट वीक एग्जाम भी है। टीचर्स को पता था कि निमृत और सरगम कॉलेज में थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें होमवर्क को लेकर डांटा नहीं, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन के अंदर वह अपने सारे सब्जेक्ट का वर्क पूरा करें और आने वाले 3 दिन में जितने भी टेस्ट होंगे उसमें उन दोनों को पार्ट नहीं लेना है। वह अपना वर्क कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन एग्जाम्स में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए उन्हें। रेसेस टाइम था और सरगम अपना लंच नहीं कर रही थी और निमृत अपना लंच कर रही थी। वो बोली, खा लेना सरगम, टेंशन लेने से क्या होगा, हो जाएगा काम। निमृत के कहने पर सरगम ने अपना लंच निकाला और उसे खाते हुए बोली, कैसे हो जाएगा यार, तेरे अंदर स्पीड है लिखने की, तू तो 3 दिन छोड़ 1.5 दिन में काम पूरा कर लेगी, लेकिन मैं कैसे करूंगी, मुझे तो 3 महीने में भी काम ना हो, इतना सारा काम करवा दिया है। ये टीचर्स को सारे चैप्टर अभी कंप्लीट करने थे, वैसे तो करते नहीं है, इस एक हफ्ते में इन्हें काम पूरा करना था और उन्होंने कर दिया। लिटरेरी साइंस में 3 चैप्टर, सोशल में 4 चैप्टर, इंग्लिश में 5 चैप्टर, मैथ में 2 चैप्टर और हिंदी में पूरे 2 चैप्टर और साथ में व्याकरण भी। इतना कौन पढ़ता है एक हफ्ते में? निमृत हंसते हुए बोली, यार सच में काम तो बहुत सारा है, लेकिन हो जाएगा। बाकी सारी चीजों से दिमाग हटकर अपने होमवर्क पर ध्यान देना, अपने फोन को मम्मा को दे देना, और हाँ, नो ड्राइंग और लिरिक्स फॉर दिस 3 डेज 8 लिस्ट और 3 डेज, क्या ये पूरा महीना ही अब लिरिक्स को और ड्राइंग को छोड़ दे, एग्जाम में मंडे से। सरगम बोली, हमसे हमारी जान मांग लेते, लेकिन तुमने तो हमसे हमारी ड्राइंग और लिरिक्स मांग ली निमृत। और सरगम ने रोने जैसा चेहरा बना लिया तो निमृत खाते हुए बोली, बहुत गंदा बोला तूने, ट्राई मत करना आगे से प्लीज। सरगम में इस पर भूलकर निमृत को देखा कि तभी उसे विशेष को लिरिक्स देनी है याद आया और वह खड़ी हुई और बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और उसके बाद वो उठी और बैग से लिरिक्स निकाली और क्लास से निकल गई।
सरगम विशेष को लिरिक्स देने के लिए निकल गई और पूजा कॉलेज के अंदर पहुंचे तो उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? सरगम ने कहा, अंदर। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अभी नहीं जा सकती बेटा। सरगम ने कहा, क्यों? हमें तो अलाउड है ना अंदर जाना। सिक्योरिटी गार्ड में सरगम से कहा, हाँ बेटा जाना अलाउड है लेकिन आज नहीं है। जब तक कॉलेज ओवर नहीं होता तब तक नहीं जा सकते क्योंकि इंस्पेक्शन चल रहा है, आज एक बड़े ऑफिसर्स आए हैं। सरगम उदास हो गई लेकिन वह बात नहीं डाल सकती थी, इसलिए वह वापस स्कूल में आ गई और स्कूल ओवर होने का वेट करने लगी। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ वो जल्दी से अपना बैग लेकर उठी और कॉलेज के अंदर चली गई। वो सबसे पहले अब अर्नव के पास गई और अर्नव हमेशा की तरह उसे टेस्ट पर बैठा हुआ था और अपने फोन को चल रहा था और सरगम उसके पास आई और डेस्क पर बैठ गई और अपने दोनों चेहरे पर हाथ रखते थे बोली, क्या कर रहे हो? अर्नव अपना फोन चलाते हुए बोला, देख नहीं रहा। सरगम बोली, दिख रहा है लेकिन आप बताओ क्योंकि आप मुझे सिर्फ फोन चलाते हुए दिख रहे हो, फोन में क्या चल रहे हो वह नहीं दिख रहा। अर्नव ने इस पर अपना फोन सरगम की तरफ कर दिया तो अर्नव कैंडी क्रश खेल रहा था और सरगम बोली, अरे वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं खेलूं? अगर मैं कोई शिकायत नहीं करी और फोन सरगम के हाथ में दे दिया और सरगम मस्ती से उसे खेलने लगे और वो कम से कम 10 लेवल सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर पार कर गई थी। सरगम ने फोन अर्नव को देते हुए कहा, आई एम प्रो इन दिस गेम। आई एम अल्ट्रा प्रो, अर्नव ने फोन लेते हुए कहा। सरगम बैठी रही और अर्नव को देखते रही और फिर वह अचानक से अर्नव की तरफ झुकी और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, आई लव यू। अर्नव ने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए बस उसे किस को महसूस किया। उसने इस बार उसे बिल्कुल नहीं डांटा और फिर सरगम उठ गई और बोली, अब मैं जा रही हूँ, मुझे विशेष जी को उनकी रोमांटिक लिरिक्स भी देनी है। मैंने कल रात जागकर उनके लिए स्पेशली लिखा है। और उसके बाद में चली गई लेकिन अर्नव को गुस्सा दिलाती गई। अब तक सरगम ने जो रोमांटिक लिरिक्स दोबारा अर्नव के लिए लिखी थी वो उसने अर्नव को नहीं दी थी और वह विशेष के लिए पिछली रात स्पेशली लिरिक्स लिखने के लिए जगी थी और यह बात अर्नव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने खुद से कहा, मुझे अभी तक तुमने कुछ नहीं दिया और उसे स्पेशली लिरिक्स देने जा रही हूँ। सॉरी सरगम, पर मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। उसके बाद अर्नव ने अपने बैग से चाबी निकाली और कहा, अब तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सोचा था रहने देता हूं लेकिन नहीं, जब तक तुम अगले ही दिन बनाकर मेरे पास नहीं आती तब तक चुराता रहूंगा। एक जो चीज सिर्फ अर्नव सिंह रायजादा के लिए लिखी है वो चीज किसी और के लिए कभी नहीं हो सकती, सरगम भी कभी किसी और की नहीं हो सकती। उसके बाद वह उठा और सीधा स्कूल की तरफ चला गया। सरगम सीधा उस क्लास में गई थी जिस क्लास में विशेष था और वह अपने गिटार को पैक कर रहा था कि तभी सरगम उसके पास गई और बोली, मैंने आपके लिए लिरिक्स लिख दी। विशेष पलटा और सरगम को देखकर हैरान हो गया और फिर बोला, सच में? मैंने तो यूं ही बोला था कि मेरे लिरिक्स लिख दो लेकिन तुमने तो सच में लिख दिया। सरगम का मूड ऑफ हो गया और बोला, क्या आपको नहीं चाहिए था? मेरी मेहनत वेस्ट हो गई, इससे अच्छा तो मैं अपने हीरो के लिए लिख देती। लास्ट लाइन सरगम ने अपने मन में बोली थी। विशेष मुस्कुराया और सरगम के हाथ से लिरिक्स पेपर लेते हुए बोला, नहीं, मैं तो ले रहा हूं, अगर इतने प्यार से लिखी है तो मैं लूंगा। और उसके बाद विशेष ने उसे खोला और पढ़ने लगा तो वह सच में काफी अच्छा था और वो एक तक बस सरगम को देखने लगा और बोला, ये सच में तुमने लिखी है? सरगम ने अपना सर हमें हिला दिया। विशेष उसके पास आया और बोला, सच में बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। सरगम मुस्कुराए बोली, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ अब। और उसके बाद सरगम मोदी और जाने लगी और विशेष की नज़र पर लिरिक्स पर थी क्योंकि वो लिरिक्स इतनी अच्छी थी। वो मेस्मेराइज्ड हो गया था, हिप्नोटाइज हो गया था वो लिरिक्स से। वहीं अर्नव ने वापस सरगम के चार्ट को और लिरिक्स को चुरा लिया था और अपने बैग में छुपा लिया था और कर में बैठकर सरगम का इंतजार कर रहा था और सरगम ने कर बैठ गए और उसके चेहरे पर खुशी थी जो अर्नव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बोला, दे आए लिरिक्स, कैसी लगी उसे? बकवास। सरगम इस पर अर्नव को देखने लगी, बोली, बकवास क्यों लगेगी, अच्छी लगी उन्हें। जब सरगम ने ये कहा कि विशेष को उसका दिया हुआ लिरिक्स अच्छा लगा तो अर्नव से यह बात हजम नहीं हुई और वह बोला, तुमने और किन किन लड़कों के लिए लिरिक्स बनाई है? सरगम इस पर बोली, मैंने और किसी के लिए लिरिक्स नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ। लेकिन सरगम रुक गई क्योंकि वह अर्नव को नहीं बताना चाहती थी कि वो उसके लिए चार्ट्स बनती थी और लिरिक्स लिखती थी। सरगम को रुकता देख अर्नव को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह चाहता था कि वह बता दे कि वो उसके लिए स्केचेस बनती थी, लेकिन सरगम रुक गई थी। सरगम खुद से बोली, मैं अभी स्कूल से जाकर ले आऊं क्या स्केचेस? उन्हें बोल दो कि घर जाकर देख लेना। हाँ यही करती हूँ।
और उसके बाद वो कर से उतरने लगी, लेकिन अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? सरगम ने कहा, कुछ छूट गया स्कूल में, जल्दी से लेकर आती हूँ। और उसके बाद उसने अर्नव का हाथ हटाया और स्कूल की तरफ भाग गई। सिक्योरिटी गार्ड स्कूल का गेट बंद करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही सरगम अंदर गई तो गार्ड ने कहा, कहाँ जा रही हो बेटा, कल आना स्कूल, जाओ घर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया है अंकल, प्लीज मैं फटाफट लेकर आ जाऊंगी, सरगम ने कहा और फिर वो जल्दी से स्कूल के अंदर भाग गई। सरगम ने रास्ते में ही अपने बैग से चाबी निकाल ली थी। वो फटाफट अपनी क्लास के अंदर गए और अपना लॉकर खोलने लगी, लेकिन हैरान थी क्योंकि फिर से उसके चार्ट पेपर और लिरिक्स गायब थी। सरगम की आंखें वापस गीली हो गई और बोली, आप किसने चुरा लिया? आज तो मैं पूरा दिन यही थी और सुबह तो था वह यहाँ पर, मैं जब छुट्टी से घर जा रही थी तो अभी था, किसने चुरा लिया? अचानक सरगम याद करने लगी कि आखिर कौन हो सकता है कि तभी उसे वापस तान्या और माया पर शक होने लगा। लेकिन उसने कहा, पर वह दोनों कैसे चुरा सकती है? मैंने कभी उन्हें अपने लॉकर की चाबी नहीं दी तो वह कैसे चुरा सकती है? कहीं दोनों ने मेरे लॉकर की डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बनवा सिर्फ इसीलिए ताकि वह मेरी स्केचेज और लिरिक्स को देख सके? कितनी गंदी है दोनों। बोल देती, मैं दिखा देती, चुराने की क्या जरूरत थी? और सरगम वापस रोने लगी क्योंकि दूसरी बार उसकी मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया था और यहाँ अर्नब शांति से बैठा था क्योंकि उसे पता था कि सरगम क्लासरूम में क्या लेने गई है। तभी कर के पास मेघ की बाइक आकर रुकी और अर्नब ने शीशा नीचे किया और मेघ ने कहा, गया क्यों नहीं घर, और सरगम कहाँ है? अर्नव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सरगम स्कूल गई है मेरे लिए स्केचेज और लिरिक्स लेने के लिए। और उसके बाद अर्नव के चेहरे पर एक डेविल्स मुस्कान आई क्योंकि मेघ भी जानता था कि अर्नव ने वापस उसके स्केच और लिरिक्स को चुरा लिया है। मेघ ने कहा, तुझे उस बच्ची को ऐसे परेशान करते हुए शर्म नहीं आ रही अर्नव? वो तूने चुरा लिया है और फिर भी उसे तूने स्केचेज और लिरिक्स लाने के लिए भेज दिया, ये जानते हुए भी कि वो तेरे पास है और पिछला भी तेरे पास है। अर्नव ने कहा, वो मुझे बात कर नहीं गई है, खुद से गई है और मुझे 100% सुरेटी है कि वो स्केचेज और लिरिक्स लेने ही गई है। मेघ ने कहा, तो उसे रोका क्यों नहीं और बताया क्यों नहीं कि तेरे पास है लिरिक्स और स्केचेज? क्यों बार बार उसकी मेहनत पर पानी फेर रहा है? अब वो तेरे लिए स्केच बनाएगी या फिर अपने यूनिट टेस्ट की प्रैक्टिस करेगी? अर्नब ने कहा, मैंने कब कहा कि अपना यूनिट टेस्ट छोड़कर मेरे लिए स्केच बनाए? जब टाइम हो बनाए, पर बनाना तो पड़ेगा दोबारा क्योंकि मैं नहीं बताने वाला और मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक वह सामने से आकर नहीं बताएगी कि उसने कितनी बार मेरे लिए ऐसा किया है। और इस बार भी वह बिना बोले चली गई। बोल सकती थी मुझे कि मैं आपके लिए ये सब लेने जा रही हूँ, मैं बोल देता कि मेरे पास है, डांट खा लेता अगर डांटती तो, लेकिन नहीं, अपनी मन की करनी थी तो ठीक है, बनाए दोबारा, मैं तो नहीं बताने वाला। मेघ बोला, तो उस 14 साल की लड़की को टॉर्चर कर रहा है अर्नव? अर्नव टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, पर मैं तो नहीं कर रहा उसे टॉर्चर। अगर तुझे लग रहा है तो मेरी क्या गलती इसमें? एक बार आकर बोल देना कि मैंने बनाया है आपके लिए, बस फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तब उसकी मर्जी उसे बनाना ना बनाना, लेकिन दोबारा ऐसे उसे रोते भी नहीं देखूंगा पक्का। मेघ बोला, तू प्यार करता है ना सरगम से? अर्नव ने इस बार मेघ से अपनी नजर हटा ली और कहा, नहीं। मेघ बोला, तो तूने उसकी फर्स्ट किस को पूरा क्यों किया और तू उसकी सेकंड किस, थर्ड किस, फोर्थ किस, सारी किस को पूरा करने के लिए रह रही है? लेकिन तूने तो कहा था कि तेरा प्यार सिर्फ उसी के लिए होगा जिससे तू प्यार करेगा और शादी करेगा, और अगर तेरा प्यार उसी के लिए है तो तुम मतलब सरगम से प्यार करता है, और अगर तो सरगम से प्यार नहीं करता तो उसकी किस को पूरा क्यों कर रहा है और उसकी सारी विश को पूरा क्यों कर रहा है? वो छोटी बच्ची तो नहीं है कि तो उसकी बात मानेगा, इतनी तो समझदार है वह। अर्नव इस पर कुछ नहीं बोला तो मैं एक दोबारा बोला, मान जा अर्नव कि तू सरगम से प्यार करता है। कभी पता चले कि 4 साल बाद वो किसी और की बाहों में हो और उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड समझती हो, क्योंकि तू तो उसे भाव ही नहीं देता और ना ही यह कहता है कि तू उससे प्यार करता है। एक दिन अगर किसी ने उसके दिमाग में खुद के लिए प्यार भर दिया ना तो देखता रह जाइयो, वह तेरे हाथ से ऐसे गायब होगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। और याद है ना, सिर्फ यही साले तेरे पास, इसके बाद कॉलेज खत्म और तू उस एरिया से भी जा रहा है। उसके बाद सरगम तुझे कभी देखा भी नहीं पाएगी, ना कॉलेज में और ना घर पर। उसके बाद तो किस्मत ही है बस कि तुम दोनों मिलो वापस। अर्नव बोला, 1 साल एक्सटेंडेड हो गया है। मेघ बोला, क्या तूने 1 साल एक्सटेंडेड करवा दिया? अर्नव ने बोला, मैं नहीं करवाया, पापा ने खुद किया है क्योंकि अभी तक मेंशन तैयार नहीं हुआ है, टाइम लगेगा और 4-5 महीना में वो पूरा नहीं होगा, इसलिए 1 साल और रहा है, वही रहना पड़ेगा, उसके बाद जाऊंगा।
मेघ इस पर बोला, होप सो कि जब तक तू घर छोड़कर जाए उससे पहले ही तो सरगम को बोल दे कि यू लव हर, ऑथरवाइज लड़की तेरे हाथ से जाएगी पक्का, लिख कर ले ले। अर्णव ने इस बार मेघ को देखा और तभी उसकी नजर पीछे गई। अपना चेहरा साफ किए हुए सरगम वापस आ रहे थे और उसने कहा, जा यहां से, सरगम आ रही है। मेघ ने वापस अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहां से चला गया और सरगम अपने आंसुओं को साफ करते हुए फिर वापस कार में बैठ गई, लेकिन अब वो शांत बैठी थी और ड्राइवर आगे बढ़ गया था। अर्णव ने उस सवाल किया, क्या मिल गया तुम्हें जो तुम लेने गई थी? सरगम ने अर्णव को देखा और कहा, मिल गया, बुक थी लेने गई थी, मिल गई। अर्णव ने हाँ कर दिया और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई और अर्णव जानता था कि सरगम ने झूठ बोला है। रात का वक्त, आज सरगम को होमवर्क करना था लेकिन वो अर्णव के लिए लिरिक्स बना रही थी और स्केचेस बना रही थी और सारिका उसे लगभग पूरा दिन सिर्फ डांटने में गुजार दिया कि वह अपना काम नहीं कर रही थी बल्कि फालतू में स्केचेस और लिरिक्स में टाइम वेस्ट कर रही थी। लेकिन सरगम को आज उसके ताने नहीं लगे क्योंकि उसकी दोबारा मेहनत पूरी की पूरी मिट्टी में मिल गई थी और उसे वापस अर्णव के लिए वो सब तैयार करना था और उसे अगले दिन ही अर्णव को देना था। उसने फैसला कर लिया था कि इस पर वो उसे संभाल कर नहीं रखेगी बल्कि बनते ही अर्णव को दे देगी ताकि कोई दोबारा उसे ना चुरा सके। अर्णव लगभग 10 बजे के आसपास अपनी शर्ट को निकालकर बालकनी में आया और सरगम के कमरे की तरफ देखने लगा और उसे सरगम चार्ट पेपर बनाते हुए दिख रही थी क्योंकि सरगम ने बालकनी का गेट खुला हुआ छोड़ रखा था और अंदर का अर्णव को दिख रहा था कि वह जमीन पर बैठकर बार बार रोते हुए चार्ट पेपर बना रही थी। अर्णव ने सरगम को आवाज लगाई, क्या हुआ सरगम, तुम रो रही हो, मम्मी ने डांट लगाई क्या? सरगम से अभी तक वो स्केचिंग से बन नहीं रहा था क्योंकि बार बार उसके दिमाग में चोरी हुए स्केच चल रहे थे, ना कि अर्णव चल रहा था, और अगर उसके दिमाग में अर्णव चलता तो अब तक वो स्केच बना लेती और अर्णव ने ये काम आसान कर दिया था उसके पास आकर। और सरगम ने कुछ पल के लिए बस अर्णव को देखा और फिर उठकर अर्णव की तरफ चल पड़ी और अर्णव, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई लेकिन वो इस वक्त गुस्से में बदल गई जब सरगम ने अर्णव को देखने के बाद बालकनी का गेट बंद कर दिया और वापस अंदर जाकर अपने चार्ट पेपर में लग गई। अर्णव ने अपने हाथों की मुठियां बनाते हुए कहा, तुमने मुझे इग्नोर किया सरगम, गलत किया। बी रेडी फॉर पनिशमेंट पोजीशन, बी रेडी, सरगम ने गुस्से से कहा और वापस अपने कमरे में आ गया। और सरगम अब अर्णव के स्केच को जल्दी से बनने लगे और इस बार वह अच्छे से बन गया और उसके बाद उसने लिरिक्स भी लिख दी और अब बारी थी उसका होमवर्क करने की और उसमें सोच लिया था कि वह लगभग 2 सब्जेक्ट का होमवर्क कर कर ही सोएगी और उसने सबसे पहले साइंस का उठाया और उसके चारों चैप्टर लिख दिया। रात के 2 बजे बज गए थे और सरगम ने अभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का काम किया था और उसने खुद से कहा, अगर मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठाया तो मैं सोऊंगी कब, और आज मेरा टारगेट है 2 सब्जेक्ट को पूरा करना। क्या करूं, 2 सब्जेक्ट का तो मुझे कल टीचर्स को दिखाना ही पड़ेगा वरना वो मुझे पनिशमेंट देंगे और अगर उन्होंने मुझे यूनिट टेस्ट में बैठने से मना कर दिया तो नहीं, नहीं सोऊंगी नहीं, मैं काम करूंगी। सिर्फ अर्णव के स्केच और लिरिक्स को चुराने की वजह से आज सरगम का डे हेक्टिक हो गया था और वो सुबह के 4 बजे तक अपना काम करती रही। उसे नींद बहुत आ रही थी लेकिन उसने अपना टारगेट नहीं छोड़ा, उसने अपना काम किया और इसका नतीजा यह निकला कि वह वापस फीवर से पीड़ित हो गई। उसे इतनी ठंड लग रही थी लेकिन फिर भी उसने ब्लैंकेट नहीं लिया था क्योंकि अगर वो ब्लैंकेट ले लेती तो उसे नींद आ जाती और सरगम ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वह कितनी भी लापरवाही कर ले लेकिन अगले साल उसका बोर्ड का एग्जाम है और वो बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते थे, ऐसे ही 60% से पास नहीं होना चाहती थी। उसने प्रॉमिस किया था कि वह बोर्ड में तो एटलीस्ट 80% लेकर आएगी ही आएगी और उसे टारगेट 90% का रखा था हमेशा से। सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में वो फ्री हुई और उसके बाद उसने घड़ी में टाइम देखा और कहा, सो नहीं सकती क्योंकि अगर सो गई तो मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी, नहा लेती हूँ, एक काम करते हो। और उसके बाद उसने अपनी अलमारी से कपड़े निकले और वॉशरूम में चली गई। अगस्त का महीना था और बरसात आती जाती रहती थी और अक्सर रात को 2:30 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ठंड रहती थी और इसीलिए सरगम को फीवर हो गया था। लेकिन फिलहाल उसे नहीं पता था कि उसे फीवर हो गया था, लेकिन तब वो चीख पड़ी जब ठंडा ठंडा पानी उसकी बॉडी पर गिरा। वो कांपते हुए बाहर आई और फिर अपनी यूनिफॉर्म को पहना और उसे टाइम देखा तो अभी भी 5:30 बजे थे और उसने सोचा कि वह एक सब्जेक्ट का कम आधा कर लेती है, जितना भी होगा हो जाएगा, सोएगी नहीं, इसलिए उसने अपना तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया और उसे करने लगे। और 6 बजे के आसपास सारिका उसके कमरे में आई उसे उठाने के लिए, लेकिन जब उसने ये देखा कि सरगम उठी हुई है, तैयार भी हो चुकी है, अपने बाल भी सेट कर चुकी है और अपने सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वह हैरान हो गई और बोली,
सरगम, तू कब उठी और तू सोई कब थी रात को, क्योंकि मुझे लगता है तो 10 बजे तक तो जाग रही थी और इतनी जल्दी उठ गई। सरगम ने लिखते हुए कहा जबकि उसके हाथ कांप रहे थे और हैंडराइटिंग बिगड़ रही थी और बोली, वो थोड़ी देर पहले सोकर उठी, अचानक से नींद खुल गई और सोने की कोशिश की तो नहीं आई नींद, इसीलिए कम कर रही हूँ, उठकर जल्दी हो जाएगा ना, फिर यूनिट टेस्ट की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। सारिका की आंखें बड़ी हो गई कि सरगम यूनिट टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए इतना टेंशन ले रही है और बोली, तेरी तबीयत ठीक है ना सरगम? तूने कभी फाइनल टर्म के लिए टेंशन नहीं लिया तो नॉर्मल 30 मार्क्स के यूनिट टेस्ट के लिए टेंशन ले रही है। सरगम कांप रही थी पर सारिका ही देख रही थी और सरगम बोली, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं अच्छा नंबर लेकर आऊंगी और फिर मुझे बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है। अभी मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, ना लिरिक्स न चार्ट, सब कुछ अब आप चाहे तो फेंक देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। और साथ के साथ सरगम हद से ज्यादा कांप रही थी, इसलिए सारिका उसके पास है और उसका माथा छू न कर देखा तो वह तवे की तरह तप रहा था और बोली, तुझे तो फीवर है तो उठी क्यों, बताया क्यों नहीं कि तुझे फीवर है? स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से सो जा और सच बताओ तो सोई है या नहीं सोई है रात को, यह अपना होमवर्क की कर रही है रात भर से? सरगम डर गई कि कहीं सारिका को पता ना चल जाए कि वो सोई ही नहीं है रात को और बोली, नहीं मम्मा, मैं सोई हूँ रात भर, कसम से मेरी कसम। अभी सरगम झूठी कसम सारिका की तो नहीं खा सकती थी, इसीलिए उसने अपनी ही झूठी कसम खाई थी। सारिका जल्दी से बाहर गई और वशिष्ठ को लेकर आई और वशिष्ठ ने जब सरगम को देखा तो वह बोला, प्रिंसेस, इसे रखो और सो जाओ थोड़ी देर, और जब थोड़ी सी सुबह हो जाएगी क्लिनिक खुल जाएगा तो मैं आपको लेकर जाऊंगा, फिर आप पैरासिटामोल खा लो। सरगम को मेडिसिन की नीड थी, इसलिए उसने पैरासिटामोल खा तो ली लेकिन वह लेती नहीं और बोली, नहीं मैं छुट्टी नहीं कर सकती पापा, स्कूल जाना है, टीचर डांटेगी। वशिष्ठ जबरदस्ती सरगम को लेते हुए बोला, कोई नहीं डांटेगा, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, ठीक है, और तुम्हारे यूनिट टेस्ट में डिले करवा दूंगा, तुम बाद में आराम से दे देना यूनिट टेस्ट, कोई जल्दबाजी नहीं है, 9th क्लास से कोई 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड नहीं आ गए हैं जो मैं हटवा नहीं सकता। ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना टेस्ट, सो जाओ अभी। लेकिन सरगम नहीं मानी और वो जिद करते हुए बोली, नहीं मुझे जाना है, मैं पापा दोबारा बार बार नहीं पढ़ सकती, आपको पता है ना मैं स्कूल जाऊंगी। मम्मी आप ब्रेकफास्ट रेडी करो। सारिका बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है सरगम, तो बुखार से तप रही है, कांप रही है, कैसे बैठेगी क्लास में, बेहोश हो जाएगी। सरगम बिस्तर से उठ गई और आईने के पास आई और अपनी क्रीम लगाते हुए बोली, नहीं होगी बेहोश, क्यों होंगे बेहोश, आपने दवाई दे तो देना, ठीक हो जाऊंगी मैं। सारिका बोली, अरे ठीक तो तुम तब होगी ना जब रेस्ट करोगे, दवाई भी क्या असर कर देगी जब रेस्ट नहीं लगी। सरगम बोली, मैं हो जाऊंगी ठीक, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अगर बार बार यही बोलोगे कि मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी तो सच में बिगड़ ही जाएगी। आप ये बोलो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसके बाद वो अपने सॉक्स पहनने लगी और बाहर जाते हुए बोली, आप ब्रेकफास्ट रेडी करो ना मामा। सारिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सरगम को जल्दी से कुछ फ्रूट्स कट करके दिया क्योंकि वह लेट हो रही थी और उसे पैसे दिए कि वो कुछ अच्छा और हेल्दी कैंटीन से लेकर खा ले। और उसके बाद वशिष्ठ आज खुद सरगम को छोड़ने के लिए स्कूल गए। पूरे रास्ते सरगम कांप रही थी और वशिष्ठ अभी भी बोल रहा था कि वो अभी भी उसे लेकर घर जा सकता है, लेकिन सरगम बार बार मना कर रही थी और स्कूल आ गया और सरगम उतरी और अपनी क्लास में चली गई। क्लास स्टार्ट हो गई थी और टीचर ने सरगम और निमृत से होमवर्क मांगा था और सरगम ने 2 सब्जेक्ट का होमवर्क दे दिया, जिसे देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट हैरान हो गए कि सिर्फ एक रात में सरगम ने 2 सब्जेक्ट का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। सरगम को बार बार सबके सामने मजाक बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ये भी कारण था कि उसे अपना काम पूरा करना था। लेकिन कुछ समय बाद हद हो गई थी, तबीयत ने अपना जोर पकड़ लिया था और टीचर ने किसी काम से हर एक स्टूडेंट को खड़ा किया हुआ था और सरगम उसको चक्कर आ रहे थे और वह वहीं नीचे भी होश होकर गिर गई। सरगम अचानक से बेहोश हो गई थी, जो देखकर क्लास का हर बच्चा हैरान हो गया और सब सरगम के पास आ गए और निमृत उसके पास बैठी और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसका चेहरा दबाते हुए बोली, सरगम, सरगम क्या हुआ तुझे सरगम? सरगम बेहोश थी क्योंकि उसे फीवर था और सरगम को छूते ही निमृत को पता चल गया कि उसे फीवर है और टीचर भी आ गए थे और अपनी निमृत टीचर से बोली, टीचर सरगम को फीवर है। टीचर ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने निमृत के साथ सरगम को उठाया, लेकिन वह बेहोश से तो चल भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे एक जगह बिठाया और टीचर ने फोन करके मेडिकल रूम से नर्स को बुला लिया क्योंकि मेडिकल रूम तक सरगम को लेकर जाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था।
अगले 5 मिनट में मेडिकल रूम से नर्स वहां आई और उसने सरगम को चेक किया तो उसे बहुत तेज फीवर था। नर्स बोली, स्कूल में तो इलाज नहीं होगा, आई थिंक हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा स्टूडेंट को। टीचर हैरान हो गए और बोली, इस लड़की का क्या दिमाग खराब था, जब इतना तेज फीवर था तो स्कूल क्या करने आई थी, छुट्टी ले सकती थी, लीव एप्लीकेशन देती थी। उसके बाद टीचर ने निमृत से बोला, तुम्हारे पास अभी सरगम के पेरेंट्स का नंबर है क्योंकि वही इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, हम ऐसे ही इसे टच नहीं कर सकते। निमरत के पास नंबर तो था लेकिन वो उसके फोन में था और आज वो जल्दबाजी में फोन लाना भूल गई थी। निमृत सॉरी फील करते हुए बोली, सॉरी मैडम पर मैं आज फोन लाना भूल गई। टीचर इस पर उसे डांट भी नहीं सकते थे क्योंकि निमृत को थोड़ी पता था कि आज वो फोन लाना भूल जाएगी और आज ही सरगम के साथ ये सब हो जाएगा। कि तभी निमृत बोली, मैडम वो कॉलेज में एक स्टूडेंट है, वो सरगम को बहुत अच्छे से जानता है, उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता है, एक्चुअली बोथ आर नेबर्स, हम उन्हें बोल सकते हैं इफ यू वांट। टीचर बोली, क्या नाम है? निमृत बोली, अर्नव, अर्नव सिंह रायजादा। टीचर ने इस पर गहरी सांस ली और फिर कॉलेज में एक टीचर को कॉल किया और उन्हें कहा कि वो अर्नव सिंह रायजादा को इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी स्कूल भेज दे। और यहाँ पूरी क्लास हैरान थी कि अर्नव को सरगम जानती थी, बल्कि अर्नव और सरगम एक दूसरे के पड़ोसी थे। तान्या ने इस पर माया के कान में बोली, ये तो मेरे वाला है और यह सरगम का नेवर है, मुझे डर लग रहा है यार, कहीं उसी के लिए तो स्केच नहीं बनाए दी थी, मुझे देखना है। माया इस पर बोली, शांत हो जा तान्या, वरना हमारी बात अगर मैडम ने सुन ली तो फिर से क्लास से बाहर हो जाएंगे, और वैसे भी सिर्फ नेवर है, जरूर नहीं कि यह उसी से क्रश करती होगी। और यहाँ दूसरी तरफ एक पीओ के जरिए अर्नव को बुलाने के लिए इस क्लास में भेज दिया गया था, और जब अर्नव को पता चला कि सरगम अचानक से फीवर की वजह से बेहोश हो गई है तो वह हैरान हो गया और उसने ना इधर देखना उधर देखा। वो जल्दी से अपना फोन लेकर वहां से निकल गया और मेघ को जाते हुए बोला कि वो उसका बैग उसके घर तक पहुंचा दे। मेघ ने गहरी सांस ली और फिर अपने पीछे बैठे अक्षय और तरुण की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाए और बोला, आज रात याद रखना तुम दोनों को मुझे 50 रुपए 1000 रुपए देने के लिए, आज ये अपना लव कन्फेशन करेगा, देख लेना। अब तो तरुण और अक्षय को भी लग गया था कि सच में लगा कि अर्नव सरगम के लिए कुछ ना कुछ तो फील करता है, वरना उसने ना कुछ रिएक्ट किया ना कुछ, बस जैसे ही खबर मिली वह भाग गया। तरुण बोला, मैं तब दूंगा जब ये हमारे सामने कन्फेशन करेगा, उसके बिना मैं नहीं दूंगा। मेघा इस पर कहा, साफ साफ बोलना कि तुझे देना नहीं है, तुझे क्या लगता है कि मुझे मरने का शौक है जो इसके पास जाकर बोलूंगा कि हमारे सामने कन्फेस कर, शांति से पैसे अपने पास रखना, रात को लेने आऊंगा। और यहाँ अर्नव कॉलेज से निकल गया था और उसने स्कूल जाने से पहले ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी को स्टार्ट करें, वो जल्दी से आ रहा है। और उसके बाद वो सरगम की क्लास में आया जहां पर सारे स्टूडेंट ने सरगम को से घेरा बनाकर खड़ा कर लिया था। अर्नव के आते ही सारी की सारी भी साइड हो गई और तान्या बस अर्नव में कहीं खोती गई, और अर्नव जल्दी से सरगम के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, आप सबका दिमाग खराब है। और उसके बाद उसने सरगम का स्कूल बैग उठाया और अपने कंधे पर टंगा और उसे लेकर वहां से निकल गए। वो स्कूल से बाहर आया और सरगम को लेकर पीछे वाली सीट पर आया और उसे वहां पर लेटा दिया और खुद आगे आया और ड्राइवर को बोला कि वो अस्पताल चले। तकरीबन 1 घंटे बाद अस्पताल में सरगम को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था क्योंकि उसकी हालत थोड़ी सी कमजोरी थी। उसका फीवर ज्यादा बढ़ गया था और बिना ग्लूकोज के वह ठीक नहीं होने वाला था। अर्नव ने अभी तक वशिष्ठ और सारिका को नहीं बताया था क्योंकि उसने देख लिया था जब अचानक से सरगम डर कर चिल्ला उठी थी तो सारिका ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, और अस्पताल में एडमिट की बात सुनकर तो शायद सारिका डर ही जाती। तभी थोड़ी देर बाद उसे सामने से वशिष्ठ का कॉल आया जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने फोन को नॉर्मल होते हुए उठा लिया तो दूसरी तरफ से कहा, अर्नव क्या तुम फ्री हो, तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। अर्नव एक जगह बैठे हुए बोला, जी बोलिए। उसने कहा, मुझे और सारिका को किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या तुम सरगम को ध्यान से घर ले आओगे। एक्चुअली बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नहीं पता कि वह कैसे रह रही है फिलहाल स्कूल में। मैं उसे ले आता लेकिन उसने जिद की थी कि वह अपना स्कूल में टाइम पूरा देखे, इसीलिए, और हमें अभी निकलना पड़ रहा है वरना हम सरगम को लेकर जाते हैं अपने साथ, क्या तुम 2 दिन उसका ध्यान रखोगे। अर्नव इस पर बोला, आराम से जाइए, मैं हूं सरगम के पास, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वशिष्ठ मुस्कुराया और बोला, थैंक यू बेटा, बस यही सुनना था। अर्नव में उसके बाद अपना फोन रख लिया। उसके बाद वह उठाओ और रूम के अंदर आया जहां पर सरगम के हाथ पर कनौला लगी हुई थी और वह बेहोश पड़ी हुई थी।
वो एक कुर्सी को खिसक कर सरगम के पास आ गया और जिस हाथ में कनोला लगी थी उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अर्णव ने अजीब नजरों से सरगम के उसे कनोला लगे हाथ को देखते हुए कहा, मुझे इस हाथ में स्केच पेन ज्यादा अच्छे लगते हैं ना कि यह कनोला, इसलिए ठीक हो जाओ प्रिंसेस। और उसके बाद अर्णव खड़ा हुआ और उसने प्यार से सरगम के फरहाद को किस किया और फिर उसके गालों को भी किस किया। रात का वक्त अर्णव कैंटीन से अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था और वो सरगम के रूम की तरफ जा रहा था कि तभी उसने देखा कि रूम से डॉक्टर बाहर आ रहे हैं और वह अपने कदम को तेज करते हुए डॉक्टर के पास आए और बोला, आप कमरे में क्या करने गए थे? डॉक्टर रुक गए और उन्होंने अर्णव को देखते हुए कहा, मिस्टर रायदा आप। वो उन्हें ने होश आ गया है, उन्हें देखने गया था और आप प्लीज अभी पेपर पर साइन कर दीजिए क्योंकि ऐसे में हम उन्हें यहाँ पर ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, ये प्रोसीजर है। और वैसे भी आजकल पुलिस बहुत आ रही है अस्पताल में देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं और वह सारा कंप्यूटर सिस्टम भी चेक करती है और ऐसे में अगर उनका रिकॉर्ड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, होने लगेगा कि आप कोई क्रिमिनल है और हम आपको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की रेपुटेशन का सवाल है सर, प्लीज साइन कर दीजिए। अर्णव ने उनके पेपर्स को ले लिया और फिर उसे अच्छे से पढ़ा और साइन करने की जगह को देखने लगा। वहां पर 3 कलम थे, गार्जियन, फैमिली और हस्बैंड। अर्णव को न जाने क्या सुझाव, उसने हस्बैंड की कलम में साइन कर दिया। डॉक्टर ने जब उसे पेपर को देखा तो वह हैरान हो क्या, क्योंकि सरगम के नाम क्या के मिश्रा लगा हुआ था और अर्णव का सरनेम कुछ और था। उसके बाद अर्णव बिना कोई जवाब दिए अंदर चला गया और सरगम को देखने लगा जो कि शांति से कहीं खोई हुई थी, बैठी हुई थी। अभी तक सरगम के दिमाग में पिछले दिन चोरी हुए उसके स्केच और लिरिक्स चोरी रहे थे और यही वह कारण था जिस वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ी और वो बेहोश हो गई। अर्णव उसके पास आए और बोला, कैसी हो? लेकिन सरगम खोई हुई थी तो उसने नहीं सुना और बिल्कुल उसके पास आया तो उसने देखा सरगम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उसने अपना हाथ आगे बढ़कर उन आंसू को साफ किया तो सरगम होश में आएगा और उसने अर्णव को देखा तो बोली, आप यहाँ कैसे? मम्मी पापा कहाँ है? अर्णव नहीं बारी बारी सरगम की दोनों आंखों को किस कर और फिर बोला, वो यहाँ नहीं है इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ हूँ? सरगम बस उसे देखती रही और फिर कुछ नहीं बोली तो अर्णव उसके पास बैठकर ही बैठ गया और अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर बोला, भूख लगी है। सरगम ने नाम में अपना सर हिला दिया तो अर्णव ने कहा, क्यों, ऐसा क्या खाया तूने जो तुम्हें भूख नहीं लग रही? सरगम बोली, कुछ नहीं। अर्णव इस पर कुछ नहीं बोला और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया और खाने को एक जगह रख दिया। उसने भी उसे खाने को टच नहीं किया और तभी सरगम बोली, मुझे आपको कुछ देना है, वह भी अभी, अगर नहीं दिया तो शायद दोबारा फीवर हो जाएगा। अर्णव को अजीब लगा और बोला, ऐसा क्या है जो तुमने मुझे नहीं दिया और तुम्हें फीवर हो जाएगा? सरगम अपना बैग ढूंढने लगी और फिर अर्णव को देखते हुए बोली, मेरा बैग कहाँ है? स्कूल बैग। सोफे की साइड में बैग था और अर्णव ने उठाया और सरगम को दे दिया और सरगम में उसे खोला और फिर से रोने लगी क्योंकि फिर से चार्ट पेपर और लिरिक्स का पेपर गायब था। सरगम रोने लगी जिस पर अर्णव से बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सरगम ने अपनी गीली आंखों से अर्णव को देखा और बोली, फिर से चोरी हो गया। अर्णव उठकर सरगम के पास है और उसका चेहरा अपने हाथ में पड़ते हुए बोला, क्या चोरी हो गया? कुछ था इम्पोर्टेंट? कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा पूरा, या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? सरगम रोने लगी और बोली, मैंने इतनी मुश्किल से आपके लिए पूरी रात जागकर स्केच बनाया, लिरिक्स लिखा और फिर अपना स्कूल का काम भी किया, जिस वजह से मुझे फीवर भी हो गया, बॉडी में पेन भी हुआ, बॉडी में लो फील हो रही है और फिर से किसी ने चोरी कर लिया। वो इंसान बहुत गंदा है हीरो, उसने आपका स्केच और लिरिक्स चुरा लिया, वो भी 3rd टाइम। लेकिन अर्णव के चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं थी और उसने सरगम का चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पहले किस किया और फिर उससे दूर हुआ और टेबल के पास गया जहां पर स्कूल बैग रखा था और उसके नीचे उसने निकालकर स्केच और लिरिक्स पेपर रख दिया था और उसे लेकर वो सरगम के पास आया और बोला, यही है वो जो तुम ढूंढ रही हो? सरगम उसे देखकर हैरान हो गए और फिर अर्णव को देखते हुए बोली, यह आपके पास कैसे आया? यही तो था जो मुझे आपको देना था। I love you सरगम, will you marry me in future, want to be mine? अचानक से अर्णव के मुंह से निकला और सरगम हैरानी से उसे देखने लगी। जैसे ही अर्णव ने सरगम को I love you बोला, सरगम बिल्कुल हैरान हो गई और हैरानी से अर्णव को देखने लगी और बोली, क्या बोला आपने? I love you? आप नशा करके आए हो या भांग पीकर आए हो? क्या इस अस्पताल में कोई जादू है? आपने मुझे I love you बोला, I love you, आपको पता है ना कि I love you का क्या मतलब होता है?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आई लव यू कैसे बोला। और लेकिन इसके आगे के शब्द उसके मुंह में अटक गए जब अचानक से अर्नव उसके चेहरे के करीब आया और उसके होठों को वापस अपने होठों में लेकर दबा लिया और सरगम के हाथ में जो स्केच और लिरिक्स थी वो फिसल कर नीचे जमीन पर गिर गई और अर्नव ने उसका कनौला लगा हाथ ध्यान से टेबल पर रखा और सरगम को लेटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। पहले तो सरगम की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई, लेकिन जैसे जैसे अर्नव की किस डीप होती गई सरगम की आंखें बंद होती है और उसने अपना दूसरा अर्नव के बालों में फंसा लिया और उस पर अपनी उंगलियों को फंसाकर चलने लगी, जिसने अर्नव को अपनी किस को और भी ज्यादा इंटेंस एंड डीप करने में मजबूर कर दिया और वो उसके होठों को चबाने लगा। अर्नव के दोनों हाथ बेड पर दबे हुए थे और उसने धीरे से अपने हाथों को वहां से हटाया और सरगम के कमर पर रखा और जो हॉस्पिटल का ड्रेस सरगम में पहना हुआ था उसे हल्का सा उठाकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, जिस पर उस किस में ही सरगम की सिस्क निकल गई और उसकी आंखें वापस खुलकर और उसने अर्नव के बालों से अपना हाथ आजाद करवाया और उसके कंधे पर रख दिया और वहां पर अपने नाखूनों को दबाने लगी, जिस पर अर्नव ने उसके होठों को छोड़ा और उसके गालों पर अपने होंठ रखते हुए बोला, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम सरगम, बहुत ज्यादा। अगर बोलती हो तो बिल्कुल चैटबॉक्स बन जाती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम चैटबॉक्स बन जाओ, बिकॉज यू आर माई म्यूजिक, माई लिरिक्स, माई रिदम। सरगम को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नव उसके लिए कभी कुछ ऐसा भी बोलेगा। इतनी तो समझ थी सरगम में कि वो अर्नव की ऐसी बातों का मतलब समझ जाए। सरगम ने धीरे से अपने होंठ खोले और बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अर्नव का चेहरा अभी भी सरगम के चेहरे के बेहद करीब था और वो बोल, कहाँ? सरगम ने कहा, मेरे सीने में, प्लीज उठ जाओ। अर्नव ने अपना पूरा का पूरा बोझ सरगम के ऊपर दे दिया था और फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव के बोझ को संभाल पाए और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए अर्नव जल्दी से खड़ा हो गया और सरगम को रिहा कर दिया अपनी बाहों से। लेकिन हॉस्पिटल बेड की हालात इतने में ही बेकार हो गई थी। वो पूरा फैल गया था और जो ब्लैंकेट सरगम में ओढ़ी थी वो चार्ट पेपर और लिरिक्स के साथ नीचे गिर गई थी। अर्नव ने उन तीनों चीजों को उठाया और ब्लैंकेट सरगम को उड़ा दिया और लिरिक्स और पेपर को उसने सरगम के बैग में वापस डाला, जो देखकर सरगम बोली, वो मैंने आपके लिए ही बनाया है, अपने पास रखो, मुझे मत दो। अर्नव ने बाग की चैन को लगाते हुए कहा, हाँ ले लूंगा ना, मैं कहीं जा रहा हूं ना ये चार्ट पेपर कहीं जा रहे हैं, नहीं तुम कहीं जा रही हो, इसलिए शांति से रेस्ट करो। और उसके बाद अर्नव ने कैंटीन से लाया खाना उठाया और सरगम के पास आकर बैठा और कहा, अब तो खाओगे खाना? सरगम ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अर्नव ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और सरगम बड़े प्यार से उसके हाथों से खा रही थी। और यहाँ बाहर मेघ तरुण और अक्षय के साथ था और मेघ मुस्कुरा रहा था क्योंकि जो उसने शर्त लगाई थी वह पूरी हो गई थी और तरुण और अक्षय गुस्से खा जाने वाली नजर से अर्नव को देख रहे थे और बोल रहे थे कि अगर वो एक दिन लेट करता तो उसका कुछ बिगड़ जाता। मेघ ने गहरी सांस ली और वो उन दोनों की तरफ मुड़ गया और अपने दोनों हाथ आगे किया और कहा, अब एक जना इस हाथ में 50,000 रखो और एक जना इस हाथ में 50,000 रखो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी अपनी पॉकेट से उन्होंने 50,000 निकले और मेघ के हाथ पैर रख दिया। मेघ ने तुरंत अपने हाथों की मुठिया बना ली और फिर उसे अपनी पॉकेट में रख लिया था और बोला, मेरी इस आने वाली पार्टी के लिए पैसे देने के लिए थैंक यू। तरुण इस पर बोला, तूने हमसे पार्टी के लिए पैसे लिए हैं या शर्त के पैसे लिए हैं? मेघ इस पर बोला, अरे पैसे शर्त के हैं, लेकिन मैं इन पैसों से कुछ भी करूं तुम दोनों को क्या, इसलिए मैं पैसे से पार्टी करूंगा। दोनों के दोनों मन में मेघ को गाली बकने लगे और वहां अंदर वो दोनों आराम से बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। खाते खाते ही सरगम को कुछ याद आया और वो तुरंत अर्नव से बोली, वैसे आपने मेरी सेकंड किसका क्या किया, करोगे ना पूरा? अर्नव ने इस पर सरगम को देखा और कहा, सरगम हम दोनों मर जाएंगे अगर पानी के अंदर जाकर किस करेंगे तो। सरगम बोली, नहीं होगा ऐसा कुछ, मैंने फिल्मों में देखा है, हो जाता है, प्लीज ट्राई करो ना, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम बाहर आ जाएंगे पानी के, और इस बार मुझे शावर के नीचे मत खड़ा कर देना, मुझे वह नहीं चाहिए वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और मैं आपकी आई लव यू भी नहीं लूंगी। अर्नव ने इस पर अपनी आंखों को छोटी किया और कहा, तुमने वैसे भी अभी तक मेरा आई लव यू लिया भी नहीं है, बोला तुमने अभी तक मुझे आई लव यू टू। सरगम को याद आया कि उसने रिस्पांस तो किया ही नहीं था बल्कि अपनी ही एक बात बोलती थी। सरगम कुछ नहीं बोली तो अर्नव बोला, बोलो दिया तुमने अभी तक मुझे जवाब, जिसमें सरगम बोली, हाँ तो पहले मेरी सारी विश को तो पूरा करो उसके बाद दे दूंगी जवाब। अर्नव ने बस इस पर अपना सर हिला दिया और फिर सरगम को लिटाते हुए कहा,
अब सो जाओ शांति से क्योंकि कल घर जाना है। सरगम ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अर्नव बस उसके सर को सहलता रहा और थोड़ी देर में सरगम को नींद आ गई और उसने सरगम के होठों को लाइट किस किया और कमरे से बाहर आ गया, जहां पर उसके तीनों दोस्त आए थे और उसने अपने हाथ बंधे हुए कहा, अगर तुम्हारी शर्त भारत पूरी हो गई हो तो क्या घर जा सकते हो अपने, यहाँ क्या कर रहे हो? मेघ इस पर तुरंत बोला, ये दोनों मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए। अर्नव की नजरें तरुण और अक्षय पर थी, जिस पर तरुण बोला, ये क्या पलटी कोर बंदा है, ये लेकर आया कि इसे पैसे चाहिए थे, हम क्यों आते फालतू में, हम नहीं आते तो हमारे पैसे बच जाते। अब अर्नव की नजर दोबारा मेघ के ऊपर आ गई और मेघ इस पर कुछ नहीं बोला। तभी अचानक से अर्नव ने अपना हाथ उठाया और मेघ के कंधे पर रखा और कुछ ऐसा बोला जो कि उन तीनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। थैंक यू सो मच मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मेरा प्यार कौन है, अर्नव ने कहा और फिर पलटकर अस्पताल से बाहर जाने लगा और वह तीनों एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले, फंस गया बंदा लड़की के चक्कर में। और फिर वो तीनों भी बाहर आ गए क्योंकि सरगम शांति से सो गई थी और वहां पर अर्नव के आदमी थे उसे देखने के लिए। वो दिन उसे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अर्नव बाइक पर बैठ रहा है और कहीं जा रहा है और वह तीनों हैरान हो गए कि वह आखिर जा कहाँ रहा है। मेघ, अक्षय और तरुण तीनों अर्नव के पीछे आए, लेकिन जब तक वह बाहर आए उन्होंने देखा कि अर्नव एक बाइक पर बैठा है और वहां से कहीं के लिए निकल गया और वह तीनों हैरान हो गए। अक्षय ने सवाल किया, कहाँ चला गया? मेघ इस पर बोला, बताकर थोड़ी गया है हमें। तरुण इस पर बोला, पीछा करे क्या इसका, क्योंकि मुझे इसकी एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेघ इस पर बोला, तो यहाँ सरगम के पास कौन रुकेगा अगर उसे जरूरत पड़ गई तो? तरुण बोला, तो अक्षय है ना, अक्षय तो यहाँ रुक जा, मैं और मेघ देख कर आते हैं। अक्षय इस पर बोला, लेकिन वो मुझे ठीक से नहीं जानती है, मैं उसके पास उसकी हेल्प करने गया और वो मुझसे डर गई, तो बेटर होगा कि मेघ यहाँ रुक जाए। मेघ ने कहा, ठीक है मैं रुक जाता हूँ, लेकिन तुम दोनों जाओ इससे पहले कि वह भाग जाए कहीं आगे और तुम्हें वह दिखे भी ना। उन दोनों ने अपना सर हाँ नहीं लाया और फिर एक बाइक पर बैठे और चले गए। बहुत देर तक तो उन्हें अर्नव कहीं नहीं नजर आया, लेकिन जापान ने दिखा तो वो उसके पीछे चले गए। मेघ सरगम के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। अक्षय ने बाइक को चलते हुए तरुण से कहा, ये लड़का कहाँ जा रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। तरुण ने कहा, अरे हम चला तो रहे हैं, इसके पीछे पता चल जाएगा, कहीं तो रुकेगा आखिर। अक्षय बाइक को बस आगे चलता रहा कि तभी वो हैरान हो गया और बोला, ये इस रास्ते पर क्यों जा रहा है, ये तो रेड लाइट एरिया वाला रास्ता है ना? तरुण बोला, हाँ यार ये तो वही है रास्ता है, ये उस दिन हमें देखा रहा था, लेकिन सच में रेड लाइट एरिया तो नहीं जा रहा वापस, देख मेरा रेड लाइट एरिया के अंदर दोबारा बिल्कुल नहीं जाने वाला। अक्षय बोला, हाँ जैसे मुझे तो बहुत शौक है ऐसे खराब एरिया में जाने का, ये गया ना तो मैं बाहर ही रुकूंगा और जैसे ही बाहर आएगा इसके का गला दबा दूंगा, ये करने क्या जाता है रेड लाइट एरिया। उसके बाद अर्नव ने एक यूटर्न लिया और अर्नव मुड़ गया, लेकिन 5 मिनट तक इस रास्ते पर अक्षय और तरुण चलते रहे और जैसे ही उन्होंने यू टर्न दिया अर्नव गायब था। मतलब अर्नव ने अपनी बाइक को पार्क कर दिया था और वो उस एरिया पहुंच गया था। उस एरिया से थोड़ी दूरी बनाकर उन दोनों ने अपनी बाइक को रोक दिया और वो दोनों वहीं रहे और सामने उस बाइक को देखते रहे जिस पर कुछ समय पहले अर्नव सवार था, लेकिन अब वो रेड लाइट एरिया के अंदर चला गया था। वो लगभग 1 घंटा बाहर है और उसके बाद उन्हें अर्नव आता हुआ नजर आया, इसलिए उन्होंने अपनी बाइक को आगे की तरफ कर दिया और जैसे ही अर्नव बाइक स्टार्ट करने को हुआ उन दोनों ने अपनी बाइक को उसकी बाइक के आगे कर दिया और जब बाद में अर्नव ने उन्हें देखा तो वह पहले थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन बाद में वह नॉर्मल हो गया और बाइक को स्टार्ट करने लगा कि तभी फटाफट से तरुण उतरा और उसने बाइक की चाबी ले ली और अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, ये सब क्या है और क्या करने गया था यहाँ पर? तूने थोड़ी देर पहले सरगम को आई लव यू बोला है ना, और तुम यहाँ पर रेड लाइट एरिया में क्या करने आया था? अर्नव बाइक से उतर गया और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और कहा, क्या करने आते हैं लड़के रेड लाइट एरिया? तरुण ने गुस्से से कहा, अपनी हवस को मिटाने, लेकिन तू ऐसा नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए बता कि तू यहाँ क्या करने आया था। अर्नव मुस्कुराया और बोला, जो तूने पहले कहा, हवस मिटाने, वही करने आया था। किसी को बहुत गर्मी लगी थी तो उसे खत्म करने आया था। तरुण इस पर गुस्से से बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है अर्नव, एक जगह वहां सरगम और यहाँ एक जगह रेड लाइट एरिया की लड़की। अर्नव उसको बोला, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्या करूं, अपना मजा कैसे जाने दो। तरुण को अर्नव पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो आगे कुछ नहीं बोला और उसने अक्षय से कहा,
चल, इससे तो बात करना ही बेकार है। उसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठे और अक्षय ने फेंक कर चाबी अर्नव को दे दिया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए और अर्नव ने भी अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अस्पताल के लिए निकल गया। अगले दिन हॉस्पिटल, अर्नव सरगम का डिस्चार्ज पेपर फुल कर रहा था कि तभी डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने सरगम को चेक किया और फिर उन्होंने सरगम के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाउ यू फील नाउ? फीलिंग बेटर, सरगम ने मुस्कुरा कर कहा। तुम डॉक्टर भी मुस्कुरा कर उसे देखने लगे और फिर बोले, नाइस, और आप अपना अच्छे से ध्यान रखना है, किसी चीज पर फालतू का फोकस नहीं करना है। अर्नब ने डिस्चार्ज पेपर को फेल किया और डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर वहां से चले गए और फिर अर्नब सरगम के पास आया और बोला, इतना मुस्कुरा कर बात कर रही थी डॉक्टर के साथ क्यों? सरगम इस पर मुस्कुराई और बोली, बिकॉज ही ट्रीट मी वेल। अर्नब इस पर बोला, तो अगर मैं भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा तो तुम भी मेरे साथ मुस्कुरा कर बात करोगी? सरगम ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोली, हाँ, पर मैं तो हमेशा आपसे अच्छे से बात करती हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा? अर्नव ने इस पर थोड़ा सा अपना चेहरा सरगम के चेहरे के करीब किया और उसके नाक को खींचते हुए बोला, बिकॉज समटाइम्स तुम मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करती, मुझे इग्नोर करती हो और मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, इसीलिए डोंट इग्नोर मी अदरवाइज ही हैव पनिश यू। सरगम ने इस पर कहा, क्योंकि आप मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करती, प्रॉमिस करो कि मेरे साथ हमेशा अच्छे से बात करोगे तो मैं भी आपके साथ हमेशा अच्छे से बात करूंगी। अर्नव ने इस पर सरगम के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, ओके, हमेशा अच्छे से बात करूंगा, कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा, प्रॉमिस, पर बदले में तुम हमेशा मेरी बात मानोगे और किसी और इंसान से बात नहीं करोगी, मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी दोस्त से और अपनी फैमिली से बात करोगी, दैट्स इट। सरगम इस पर कुछ पल खामोश रही और बोली, और अगर मुझे किसी और आदमी की नीड पड़ गई तो? अर्नव इस पर बोला, मैं हूं तुम्हारी नीड को पूरा करने के लिए, किसी और आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरगम मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसने अर्नव के गालों पर किस कर दिया और बोली, ठीक है, तो मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपसे, निमृत से और मम्मी पापा से बस। सरगम की किस से जैसे अर्नव को सेटिस्फैक्शन मिली और उसके बाद बोला, बस गाल पर? सरगम बोली, हाँ, तो और कहाँ करनी है? अर्नव ने इस पर सरगम को देखा और कहा, और मेरे लिप्स पर किस कौन करेगा? किसी और लड़की को बोल दूं कि मेरे लिप्स पर आकर किस करे? सरगम, जिसका चेहरा खिलखिलाए हुआ था, वो बिल्कुल गुस्से में बदल गया और उसने अर्नव के सीने पर मारा और कहा, फिर मेरे पास कभी मत आना, मैं भी किसी और लड़के के पास चले जाऊंगी। मतलब सरगम जेलस है? अर्नव ने कहा। तो सरगम ने कहा, हाँ, मुझे जलन होती है, क्यों नहीं होगी, इतना हैंडसम हस्बैंड है मेरा, आई मीन फ्यूचर हस्बैंड है मेरा, कोई भी लड़की आप पैर फिसल जाएगी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की आप पर फीस ले। अर्नव ने इस पर सरगम की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, कोई और लड़की को तुम फंसने नहीं दोगी और खुद मेरे ऊपर फिसलते नहीं हो, तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी भर में ब्रह्मचारी बनकर रह जाऊं? सरगम अर्नव की आंखों में देख रही थी और बोली, ब्रह्मचारी कौन होता है? अर्नव ने वापस सरगम की नाक को खींचा और कहा, जो कभी किसी से प्यार नहीं करते, जो संसार को त्याग देते हैं। सरगम इस पर बोली, नहीं नहीं, संसार को मत त्यागना, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। अर्नव ने इस बार सरगम को इंटेंशनली देखा और कहा, पक्का? सरवन ने अपना सर हमें हिला दिया तो अर्नव मुस्कुरा दिया। लगभग 2 घंटे बाद अर्नव का घर, अर्नव ने सरगम को रास्ते में बता दिया था कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं है, उसे 2 दिन उसके साथ उसके घर में रहना पड़ेगा, और अर्नव ने पिछली रात ही अपने घर पर बता दिया था कि सरगम के अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो वह उसे अस्पताल लेकर गया था और डॉक्टर ने कहा कि एक रात के लिए उसे हॉस्पिटल्स करना पड़ेगा और वो सरगम के साथ पूरी रात वहीं रहेगा। मिताली और विक्रम उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे और मिताली बार बार बाहर की तरफ जाकर चक्कर काट रही थी, जिस पर विक्रम बोला, अरे वहां जाने से अच्छा है कुछ देर अपने पति का दीदार करो, ज्यादा अच्छा हुआ। तभी मिताली ने ही देखा कि उनकी कर घर की तरफ आ रही है और वो बोली, आ गए दोनों। विक्रम भी ये सुनकर खड़ा हो गया और घर के गेट के पास आ गया और ध्यान से अर्नव ने सरगम को कर से उतरा और उसे लेकर घर के अंदर आ गया और मिताली ने सरगम को अपने गले से लगाया और कहा, आज बहुत समय के बाद या फिर शायद पहली बार सरगम हमारे घर पर रहने आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। सरगम इस पर मुस्कुरा दे तो मिताली ने कहा, चलो तुम एक काम करो, फटाफट से पहले फ्रेश हो जाओ और उसके बाद हम तुम्हारा फेवरेट नाश्ता करेंगे, बताओ क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी।
सरगम को पता था कि उसे और मैं आपके घर पर कितने ज्यादा डिसिप्लिन स्टूडेंट किस तरीके से रहना है, और वो बोली, कुछ भी खा लूंगी आंटी। मिताली ने इस पर अर्णव को देखा और कहा, देखा, कुछ भी खा लेगी, तेरी तरह नहीं कि नखरे करे हर खाने में। और उसके बाद में प्यार से सरगम के गाल को चुम्मा और फिर एक सर्वेंट को कहा कि वो सरगम को गेस्ट रूम दिखा दे। अर्णव ने सिर्फ मिताली की बात सुनकर याद किया जब वो एक दिन सरगम के साथ बाहर डिनर करने गया था तो सरगम ने कितने नखरे किए थे और कितनी सारी डिशेज ऑर्डर की थी, और वह भी ऐसे ऐसे कि अर्णव परेशान हो गया था कि इतने क्वांटिटी में वह खाना कैसे आएगा। लेकिन फिर भी अर्णव को वो मनवाना पड़ा था और फालतू में और आपका डबल खर्चा हुआ था क्योंकि सरगम ने आधे से ज्यादा बचा दिया था। मेड सरगम को लेकर उसके रूम में गई और बोली, वहां क्लोजेट में आपके लिए कपड़े पहले से ही रखवा दिए हैं, आप तैयार हो जाइए, मैं बाहर हूं। सरगम ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो क्लोजेट के अंदर गई और वहां पर कपड़े देखने लगी तो हैरान हो गई क्योंकि वहां पर उसके कपड़े नहीं थे। उसके लिए नए कपड़े मंगवाए गए थे और वह खुद से बोली, क्या मम्मी पापा ने मेरे कपड़े यहाँ पर नहीं भेजा है और अंकल आंटी मेरे लिए खर्च किया कपड़ों के ऊपर। और उसके बाद वो बिंदास होकर बोली, चलो अच्छा है, इसी बहाने नए कपड़े पहनने को मिलेगा घर पर, वरना मम्मी तो नए कपड़े मुझे घर पर पहनने नहीं देती। और उसके बाद सरगम ने एक फ्रॉक उठाई और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वह उसे पहनकर बाहर आई और आज उसने डिसाइड किया कि वह आज अपने बालों की चोटी नहीं बनाएगी, वह आज बाल खुला छोड़ेगी। और सच में आज वो खुले बाल और उस ब्यूटीफुल फ्रॉक में 14 साल की लड़की न लगकर एक 19 साल की जवान लड़की लग रही थी। उसके बाद वह रूम से बाहर निकली और नीचे की तरफ आने लगी और सीढ़ियों से उसके सैंडल की आवाज आ रही थी, जिस पर सब ने अपनी गर्दन उठाकर उसे तरफ देखा और अर्णव भी बस उसे देखता रह गया। और उसे भी आज उसे 14 साल की सरगम में 19-20 साल की जवान लड़की नजर आ रही थी। उसे लूक ने सरगम का लुक बिल्कुल बदल दिया था। आज सरगम ऐसी लग रही थी कि आज शायद और चाहे तो उसे बड़ा समझकर अपनी प्यार की हदें पार कर दे, लेकिन वह जानता था कि सही समय अभी नहीं है, बहुत टाइम है उसे टाइम में, लेकिन वो उसे वैसे ही प्यार करने से संतुष्ट था। सरगम तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और हर किसी की नज़र उसके ऊपर थी और अर्णव तो जैसे उसमें कहीं खो सा गया था। अर्णव बस सरगम को देखे ही जा रहा था और सरगम नीचे उतरकर सबके पास आई और मिताली ने सरगम की नज़र उतारी और फिर उसे लेकर वो डाइनिंग एरिया की तरफ आए और उसे एक जगह बैठा दिया और सरगम के ठीक सामने वाली चेयर पर जाकर अर्णव बैठ गया। मिताली ने पोहा और वाटरमेलन जूस रेडी करवाया था नाश्ते के लिए और उसने अपने हाथों से सरगम की प्लेट में पोहा निकला था और गिलास में वाटरमेलन जूस, और उसके बाद बिना किसी झिझक के सरगम ने पोहा खा लिया था। लेकिन अर्णव की नज़र बार बार सरगम की तरफ जा रही थी और वह खाने में बहुत ज्यादा लेट कर रहा था, जिस पर मिताली ने उसे कहा, अर्णव तू खा क्यों नहीं रहा है। मिताली की बात पर अर्णव ने नाश्ते पर फोकस किया और उसे खाना शुरू किया और जब सरगम का नाश्ता हो गया तो वह खड़ी हुई और बोली, मैं रेस्ट करने जाऊं आंटी। मिताली ने कहा, हाँ बेटा जाओ, जाकर रेस्ट करो और पहले दवाई ले लेना। और सरगम ने हाँ किया और वहां से चली गई। सरगम ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वहां से चली गई। अर्णव ने भी जल्दी से अपना पोहा खत्म किया और फिर खड़ा होकर जाने लगा तो विक्रम ने कहा, अर्णव अगर तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो तो आज मेरे साथ कंपनी चलो, क्योंकि तुम्हारा ये सेकंड लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर तुम तो कॉलेज जाओगे नहीं, ज्यादा तो चलो कंपनी में सीख लो काम कैसे होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें सीईओ बनना कंपनी है। अर्णव ने कहा, कल आओ तो चलेगा। विक्रम ने कहा, क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह मुहावरा तुमने ही हमें एक टाइम पर दिया था, चलो अब इस मुहावरे पर अमल करने का वक्त आ गया है। अर्णव ने कहा, कपड़े तो चेंज कर लूं। विक्रम ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर अर्णव जल्दी से सरगम के कमरे में गया तो उसने देखा कि सरगम अपना बैग खोल रही है और अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, माँ ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, बैग खोलने के लिए नहीं कहा है। सरगम ने उसे देखा और कहा, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, मेरा एग्जाम है मंडे से। अर्णव ने कहा, अपने घर जाकर पढ़ लेना, आज और कल तुम पढ़ाई नहीं करने वाली। सरगम ने कहा, नहीं मुझे करनी है पढ़ाई, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी और मैं कितनी अच्छी हूँ पढ़ाई में, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लेकर आने हैं। और उसके बाद सरगम ने अपना हाथ अर्णव के हाथ से छुड़ा लिया और बैग में से बुक्स निकालकर बेड पर बैठ गई तो अर्णव ने उसकी बुक्स को बंद किया और कहा, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें और तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगी, प्रॉमिस, अभी रेस्ट करो। सरगम ने इस पर अर्णव से कहा, मैं बोर हो जाऊंगी ऐसे लेटे लेटे। अर्णव इस पर उसके पास आया और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर अपने करीब किया और कहा,
क्यों हो जाओगे बोर? मैं हूं ना। और सरगम ने इस पर कहा, क्यों, आप स्कूल नहीं जा रहे? अर्नव उसके चेहरे के करीब आया और उसकी नाक से अपना नाक टच करवाते हुए बोला, क्यों, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर कॉलेज चला जाऊं? सरगम बस उसे देखती रही और अर्नव धीरे धीरे अपने आप को उसके चेहरे के करीब करता रहा तो सरगम ने अपने आप को दूर किया और कहा, चीटिंग मत करिए, मेरे साथ मेरी सेकंड किस ऐसे नहीं होगी, पानी के अंदर होगी, भूलिए मत। अर्नव ने इस पर गहरी सांस ली और अपनी जीभ को अपने लिप्स पर घुमाया और कहा, ठीक है, तो रात को तैयार रहना, तुम्हारी सेकंड किस आज रात को पूरी होगी। सरगम की आंखें चमक गई और वह तुरंत उसके पास आते हुए बोली, सच्ची? अर्नव ने इस पर अपना सर हाँ में हिला दिया तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई और कूदने लगी। अर्नव ने उसे खुश देखकर बस अपना सर हिला दिया और उसके बाद उसने कहा, मैं कंपनी जा रहा हूं किसी काम से, अगर कुछ चाहिए होगा तो सर्वेंट को बोल देना या फिर माँ को बोल देना। सरगम ने हाँ किया और अर्नव उसके बाद अपने रूम में गया और कपड़े बदलकर वो सीधा नीचे आया और फिर विक्रम के साथ कंपनी के लिए निकल गया। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और विक्रम ने अचानक से ही सवाल किया, क्या तुम कल दोबारा वहां गए थे? अर्नव ने इस पर विक्रम को देखा और कहा, आपको क्या करना है जान के? विक्रम ने इस पर अर्नव को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या मिलेगा उस जगह पर जाकर? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, जो होना था वह हो गया, वो कभी वापस नहीं आने वाली। अर्नव अर्नव ने इस पर बाहर की तरफ देखते हुए कहा, जानता हूं कि वो कभी वापस नहीं आएंगी पर वहां पर सुकून है, मैं उसको ढूंढने जाता हूं और मुझे वहां वो सुकून मिल जाता है। विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ देखते हुए कहा, कितना सुकून मिलता है, जो सुकून उसके होने पर था, वो सुकून उस जगह जाकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए उस जगह को छोड़ दो। अर्नव ने इस पर विक्रम को देखा और कहा, सॉरी पापा, लेकिन मुझे आपके लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे कितना भी रोक ले लेकिन मैं जाऊंगा जरूर वहां पर। विक्रम बस इस पर सांस लेता हुआ रह गया, उसने आगे कुछ नहीं कहा। अर्नव ने भी अपनी नजर बाहर की तरफ करती और कुछ देर बाद वो दोनों सिंह रायजादा कॉरपोरेशन पहुंच गए। और इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया और अर्नव ने बहुत कुछ सीखा कंपनी जाकर, किस तरीके से एम्प्लॉयर्स को हैंडल करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, हर बात पर गुस्सा नहीं करना है। रात का वक्त, अर्नव और विक्रम ज्यादा लेट हो जाने वाले थे, इसी वजह से मिताली ने खुद भी खाना खा लिया था और सरगम को भी खाना खिला दिया था और बोला था कि सरगम जाकर सो जाए, लेकिन वह अपने कमरे में सोने की जगह अर्नव का इंतजार कर रही थी क्योंकि सुबह अर्नव उसे बोलकर गया था कि वह उसकी सेकंड किस की विश को पूरा जरूर करेगा। तभी उसे घर के बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई और उसने बालकनी से देखा तो अर्नव और विक्रम दोनों गाड़ी से उतर रहे थे और वह एक्साइटेड हो गए और अपने कमरे में अब और भी ज्यादा तेजी से चक्कर लगाने लगी। कुछ देर में उसे अर्नव की आवाज आई, इसीलिए वह बाहर की तरफ चली गई तो उसने देखा कि अर्नव किसी से फोन पर बातें कर रहा है और उसने तभी अर्नव के मुंह से रागिनी का नाम सुना और वह गुस्से में आ गई क्योंकि अर्नव ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह रागिनी से ब्रेकअप कर लेगा। वो गुस्से में कमरे में आ गई और अर्नव रागिनी से बात करके पहले अपने कमरे में गया और अपनी शर्ट को रिमूव करने लगा और आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करने लगा। रागिनी, रागिनी, तुमसे बदला लेना है मुझे, पर कैसे लूं समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतनी आसान सजा मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तुम्हें कोई कड़ी सजा देनी पड़ेगी मुझे। और उसके बाद गुस्से से अर्नव ने अपने दांतों को भींच लिया कि तभी उसे सरगम का ख्याल आया और उसने अपनी शर्ट को रिमूव किया और बिना कुछ पहने ही सरगम की तरफ चला गया और सरगम अपने रूम में बेड पर लेट गई थी और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया था और जब अर्नव उसके पास पहुंचा तो वह हैरान हो गया क्योंकि अर्नव को याद आया था कि उसे सरगम की सेकंड किस की विश को पूरा करना है। अर्नव उसके पास आया और ब्लैंकेट को उसके चेहरे से हटा दिया तो सरगम की बंद आंखों को देखकर वह हैरान हुआ कि तभी उसने गौर से उसकी आंखों को देखा जो कि हल्की हल्की बंद हो रही थी और खुल रही थी, मतलब साफ था कि वह नाटक कर रही है। और अर्नव ने कहा, सरगम, नाटक कर रही हो? सरगम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अर्नव ने कहा, सरगम उठो, तुम्हारी विश को पूरा करना है वरना मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। सरगम ने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अर्नव ने कहा, सरगम उठो। सरगम ने इस बार अपनी आंखों को खोला और गुस्से से कहा, तो जाइए और सो जाइए। और उसके बाद सरगम ने करवट ले ली और अर्नव ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? सरगम ने इस पर ब्लैंकेट को अपने ऊपर अच्छे से लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है पर आपको बहुत कुछ हो गया है, इसलिए आप चले जाइए यहाँ से। अर्नव वापस सरगम के पास आया और उसकी ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ फेंक दिया और बोला, यह क्या बदतमीजी है,
मैं स्पेशली यहाँ पर तुम्हारी विश को पूरे करने के लिए आया हूँ और तुम यूं मुझसे बदतमीजी कर रही हो। सरगम इस पर खड़ी हुई और बैठकर बोली, तो मत कीजिए मेरी विश को पूरा। मैंने कहा आपसे, मैंने जबरदस्ती किया आपसे कि मेरी विश को पूरा कीजिए ही कीजिए, मत कीजिए। और उसके बाद सरगम वापस लेटने को हुई, लेकिन अर्नव जल्दी से तकिए के पास आकर बैठ गया और सरगम का सर अर्नव के बाजू पर लग गया और उसने मुड़कर उसे देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे सोने दीजिए। अर्नव ने सरगम की बाजू पकड़ी और अपने करीब करते हुए बोला, किस बात का गुस्सा दिख रही हो मुझे। सरगम ने अपनी आंखों में दबा रखे हैं आंसुओं को बाहर निकाला और कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। आपने मुझे कल झूठ बोला कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, आप उस रागिनी से शादी करेंगे। अर्नव ने कहा, किसने कहा तुमसे कि मैं रागिनी से शादी करूंगा। सरगम इस पर बोली, आपने खुद कहा। अर्नव ने पूछा, मैंने कब कहा, जरा मुझे एक्सप्लेन करोगी। सरगम में अर्नव का हाथ अपनी बाजू से हटाया और बोली, मैंने कहा ना कि मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, नहीं मुझे अपनी विश को पूरा करवाना है। अर्नव में इस पर सरगम की दूसरी बाजू को भी पकड़ लिया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया और बोला, गुस्सा मत दिलाओ मुझे सरगम, मैंने सिंपल सवाल किया है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं रागिनी से शादी करूंगा। सरगम ने गुस्से से अर्नव को देखा और बोली, अभी थोड़ी देर पहले आप रागिनी से बात कर रहे थे। अर्नव ने कहा, हाँ कर रहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। सरगम बोली, मैं आपको देखने के लिए बाहर आई थी और आप रागिनी से बात कर रहे थे। अर्नव ने इस पर गहरी सांस ली और पहले एक तरफ देखा और फिर सरगम को देखते हुए बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं रागिनी से शादी करूंगा और उससे प्यार करता हूं। सरगम इस पर कुछ नहीं बोली तो अर्नव ने अपनी पकड़ सरगम की बाजू पर ढीली छोड़ दी और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उसे बोल रहा था कि मेरा पीछा छोड़ दे, अब मैं उसके पास नहीं आऊंगा। सच में? सरगम ने पूछा तो अर्नव ने कहा, हाँ सच बोल रहा हूं, मैंने रागिनी से ब्रेकअप पहले ही कर लिया है, जब तुमने मुझे कहा था तभी। सरगम इस पर अर्नव के गले से लग गई और वह बोली, सॉरी। अर्नव ने इस पर गहरी सांस ली और उसे अपने करीब किया और कहा, कोई बात नहीं। और उसके बाद कुछ पल अर्नव सरगम को लिए वैसे ही बैठा रहा और फिर बोला, करें तुम्हारी विश को पूरा। सरगम ने इस पर अपने सर को उसके सीने पर रखकर ही हमें हिला देती है और फिर अर्नव में सरगम को दूर किया और कहा, चलो फिर, यहाँ नहीं होगी विश पूरी, कहीं और होगी। सरगम खड़ी हो गई और फिर वो अर्नव के साथ जाने लगे और अर्नव सबसे पहले अपने कमरे में गया और एक शर्ट को पहन लिया और फिर वो सरगम के साथ घर से बाहर निकल गया और सरगम को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद फिर से अर्नव सरगम को एक आर्टिफिशियल प्लेस पर लेकर आया था और सरगम उसे देखते ही गुस्सा हो गई और बोले, ये फिर से आपने बनाया, आपसे मुझे नेचुरल चाहिए। अर्नव बोला कि यह बाहर से आर्टिफिशियल है, अंदर पानी तो नेचुरल ही है। और उसके बाद अर्नव ने सरगम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वो उस प्लेस के अंदर चला गया और सरगम देखकर हैरान हो गई क्योंकि ऊपर से अर्नव ने सारा का सारा ब्लू कर रखा था और आगे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। अर्नव उसे लेकर वहां आया और बोला, ये स्विमिंग पूल असली है, बस कोई हमें देखे ना इसलिए बाहर से कवर करवाया है। सरगम इस पर बोली, मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अर्नव बोला, कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, इन्हीं कपड़ों में अंदर जाना है, घर जाकर बदल देंगे। और उसके बाद अर्नव ने बिना देरी गवाए स्विमिंग पूल में छलांगा मार दी, जिस पर सरगम थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन उसके बाद उसने भी स्विमिंग पूल में अपने पैरों को डुबो लिया और बैठ गए। तो अर्नव ने अपना चेहरा बाहर निकाला और कहा, ऐसे नहीं करनी है, पानी के अंदर जाना है, चलो अंदर आओ। तभी सरगम कुछ ऐसा बोली जिस दुख सुनकर अर्नव बिल्कुल हैरान हो गया, मुझे स्विमिंग नहीं आती। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। तो सरगम बेटा जी किस खुशी में बोला था कि मुझे अपनी के अंदर किस करना है। टायर्ड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।